हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है द वॉचर्स। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल फॉल्कलोरिस्टिक हॉरर मूवी है जो 2024 में रिलीज की गई है। ये मूवी A.M. शाइन के नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर के बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू मूवी इसकी स्टोरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो उस जगह के लोकल्स वहाँ के मानते थे। ये मूवी ईशाना श्यामलन ने डायरेक्ट किया है जो फेमस डायरेक्टर M. नाइट श्यामलन की डॉटर है। ये उसका फर्स्ट डेब्यूट मूवी है। कई कंट्रीज में इस मूवी को द वॉचर से द वॉच्ड कर दिया गया है क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज है द वॉचर्स वो लोग उस मूवी को इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम मूवी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो दौड़कर कहीं जा रहा होता है। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था और सूरज की रोशनी को फॉलो करते हुए बस दौड़ा जा रहा था। दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती है और सूरज भी ढल चुका था और अचानक ही सारे पक्षी कहीं उड़कर चले जाते हैं। फिर भी वो भागता ही रहता है। तभी उसके सामने एक लकड़ी का बना हुआ अजीब सा स्केलेटन आ जाता है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे लिखा होता है पॉइंट टू नो रिटर्न। ये देख के उसे अजीब तो लगता है लेकिन फिर भी वो रास्ते की तलाश में भागता ही रहता है। अब शाम से रात हो रही थी। उसे सही रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पेड़ से गिर जाता है। गिरने की वजह से उसे काफी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी जमीन हिलने लगती है और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अचानक ही कोई आता है और उस आदमी को घसीटते हुए एक गड्ढे के अंदर लेकर के जाता है लेकिन ये कौन था वो हमें दिखाया नहीं गया। फिर उस आदमी की दर्द भरी चीखें हमें सुनाई देती है। सीन यहीं पे कट होता है और वेस्ट आयरलैंड में हमें एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो 28 साल की होती है। मीना गैलवे के एक पेट शॉप में काम करती है और पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट की वजह से वो सैड रहती है। तभी वहाँ पे मीना का बॉस आता है और उसे एक गोल्डन पैरट देता है और बोलता है कि बेलफास्ट के पास एक जू में इसे डिलीवर कर दो। मीना इस पैरट को लेकर अपने घर चले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन इसे डिलीवर करना था। अब घर पहुँचते ही उसे अपनी जुड़वा बहन लूसी का मैसेज आता है लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर करती है क्योंकि वो उससे नहीं मिलना चाहती थी। इस मैसेज से हमें ये पता चलता है कि मीना की माँ की मौत 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई जिसका जिम्मेदार मीना खुद को मानती थी। अब हुआ ये था कि मीना जब छोटी थी तो मीना, उसकी ट्विन सिस्टर और उसकी मदर कार से कहीं जा रहे थे। कार में मीना कुछ जिद करने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी माँ का ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार में उसकी मॉम की मौत हो जाती है। लेकिन ये दोनों सिस्टर मीना और लूसी बच जाती हैं। मीना इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है और अपनी ट्विन सिस्टर से भी वो अलग हो जाती है और अपनी मॉम की फ्यूनरल पे भी नहीं जाती और तब से वो अकेली ही रह रही है। खैर अब मीना रात इस पैरट के साथ बिताती है और अगली सुबह इस पैरट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। रास्ता काफी लंबा था इसलिए वो फोन में मैप को ऑन कर लेती। गाड़ी चलाते चलाते उसके GPS से आवाज आती है कि इस दूसरे रास्ते को फॉलो करे जिससे आपकी डेस्टिनेशन जू के लिए कम हो जाएगी। मीना कम ट्रेवल करने के लिए और जल्दी पहुँचने के लिए उस दूसरे वाले रास्ते को फॉलो करने लग जाती है। उसे पता नहीं था कि उसने गलत टर्न ले लिया है और ये रास्ता जंगलों की तरफ जाने लगा है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखता है जिसमें बहुत सारे मिसिंग पर्संस के नाम की पैम्पलेट छपी होती है। मीना उसको इग्नोर करती है और आगे बढ़ते रहती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहती है वैसे वैसे जंगल करीब आता जाता है और अचानक ही उसका फोन और नेविगेशन दोनों खराब हो जाते हैं और गाड़ी भी अचानक से वहीं पर बंद पड़ जाती है। अब मीना अपने पैरट को लेकर गाड़ी से उतरती है और देखती है दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब गाड़ी से उतरने के बाद मीना हेल्प के लिए जंगल में इधर उधर घूमती है और आवाज देती है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। थक हार करके वो वापस अपनी गाड़ी के पास जाने लगती है लेकिन वो देखती है कि उसकी गाड़ी भी वहाँ से अब गायब है। ये देख करके वो काफी परेशान हो जाती है लेकिन तभी अंधेरा होने लगता है और जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। उसके बाद वहाँ पे सारे पक्षी उड़कर वापस पहले की तरह कहीं चले जाते हैं। फिर अचानक ही मीना को एक परछाई दिखाई देती है जिसका पीछा करते करते वो एक जगह पे आगे रुक जाती है। उसके आगे कुछ दूरी पर एक दरवाजा खुलता है जिसके आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो औरत मीना से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो 5 सेकंड है तुम्हारे पास, इस दरवाजे से अंदर आ जाओ। फिर मीना फुल स्पीड में दौड़ लगाती है और 5 सेकंड से पहले ही उस दरवाजे से होकर एक कमरे में आ जाती है और वो बूढ़ी औरत जल्दी से दरवाजे को लॉक करने लग जाती है जिसके अंदर बहुत सारी कुंडियाँ थी। ये कमरा काफी अजीब था क्योंकि इसके 3 तरफ दीवार थी और एक तरफ की वॉल शीशे की थी। रात होने पे ये शीशा मिरर की तरह काम करता था क्योंकि इसमें
चेहरे तो दिख जाते थे लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता था। लेकिन बाहर से कोई भी इस शीशे के थ्रू कमरे के अंदर देख सकता है और सुबह में ये मिरर नॉर्मल शीशा बन जाता है जिसके आर पार हम सब कुछ देख सकते हैं। अब अंदर आने के बाद मीना को उस बूढ़ी औरत का नाम पता चलता है जो मैडेलिन होता है। मैडेलिन के अलावा इस कमरे में 2 और लोग भी होते हैं जिसमें लड़की का नाम सियारा और लड़के का नाम डैनियल होता है। और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो कोई घर नहीं बल्कि सिर्फ एक कमरा है जिसे ये लोग कूप बोलते हैं। ये कमरा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग भी काफी टाइम से इस जंगल में फंसे हुए हैं। अंदर आने के बाद मीना उनसे घबरा कर पूछती है कि ये कौन सी जगह है और ये सब क्या हो रहा है। मैडेलिन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती लेकिन अभी हमारे पास इन सब बातों के लिए बहुत टाइम है क्योंकि वो हमें देखने आ रहे हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब मैडेलिन सभी को मिरर के सामने खड़े होने के लिए बोलती है और सभी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। मीना को फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वो पूछती है कि कौन हमें देखने आ रहा है तो मैडेलिन जवाब देती है कि वॉचर्स। तभी सियारा बोलती है कि वो मिरर के दूसरी तरफ हैं और हमें हर रात देखने आते हैं। तभी बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। अंदर से बाहर का कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन उनकी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मीना घबरा कर पूछती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी मैडेलिन जवाब देती है वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे आने से काफी खुश है क्योंकि काफी टाइम के बाद यहाँ पे कोई नया आया है। और शॉकिंग बात ये थी कि आज तक इन्होंने कभी भी वॉचर्स को नहीं देखा था। और इस तरह करके रात कट जाती है फिर सवेरा हो जाता है। अब ये लोग कूप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वॉचर्स सिर्फ रात में ही निकलते थे, दिन में वो चले जाते थे। इसलिए सुबह में ये लोग जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते थे बट शाम होते ही इन लोगों को वापस आना पड़ता था। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था इसलिए वो सही रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ती है लेकिन मैडेलिन उसे समझाती है कि ये तुम्हारा सही फैसला नहीं है क्योंकि इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें इस कूप में वापस आना पड़ता है और अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना उनकी बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेके आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखाई देता है जिसे देख के वो घबरा तो जाती है लेकिन आगे बढ़ते रहती है। और आगे बढ़ने पे उसे एक परछाई दिखाई देती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो मीना का बचपन वाला रूप होता है। खुद के बचपन वाले रूप को वो इस तरह देखकर काफी डर जाती है और पहले वाले लड़के की तरह ही वो सूरज की रोशनी को फॉलो करते हुए दौड़कर आगे बढ़ते रहती है लेकिन वो बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। अब मीना थक हार करके वहीं पे बैठ जाती है। तभी मैडेलिन वहाँ पे आती है और उसे हौसला देती है। वो कहती है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने इस जंगल से भागने की कोशिश की है। हमने और बहुत सारे लोगों ने इस जंगल से भागने की कोशिश की लेकिन हम नाकामयाब रहे और अधिकतर लोग तो मारे भी जा चुके हैं। इस जंगल से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इंसानों को अजीब अजीब सी चीजें दिखाता है जिसे देख करके वो पागल भी हो सकते हैं। इसलिए जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडेलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बहुत सारे बोर्ड भी दिखाती है जो इस जंगल के गोल दायरे में लगाए गए हैं। मैडेलिन कहती है कि ये बोर्ड हमारे कूप से आधे दिन की दूरी पर लगे हुए हैं। अगर हम इस बोर्ड से आगे गए तो हमारा लौटना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये तुम्हें जब भी दिखे तो तुम इसे इग्नोर मत करना क्योंकि अगर तुम टाइम पे इस कूप के अंदर नहीं पहुंच पाई तो मारी जाओगी। अब मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया तो मैडेलिन जवाब देती है कि एक प्रोफेसर ने बनाया था। अब रात हो जाती है और ये सभी वापस कूप के अंदर आ जाते हैं। अब वॉचर्स इन्हें देखने आने वाले थे लेकिन आज ये लोग खड़े नहीं हुए क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि इन्हें हर रोज खड़ा ही रहना पड़े। ये लोग जो चाहे वो कर सकते थे क्योंकि वॉचर्स इन्हें ऑब्जर्व करते थे, इनसे कुछ सीखते थे। सियारा उनके सामने डांस कर रही थी। वो बोलती है कि उन्हें ये सब पसंद है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन उनके सामने बस पीठ नहीं कर सकते हैं। इनके सामने वॉचर्स का ही मसला नहीं था बल्कि खाने की भी प्रॉब्लम थी। इन्हें खाना ढूंढने के लिए काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इन्हें हर रोज कुछ न कुछ जंगल से हंट करना पड़ता था जिससे इनका गुजारा होता था। अगले दिन मीना और सियारा जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो मीना सियारा से पूछती है आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या है। तब सियारा जवाब देती है कि मुझे भी उनके बारे में कुछ खास नहीं पता और ना ही मैंने उन्हें कभी देखा है, बट मैडेलिन के अकॉर्डिंग एक थ्योरी है। वो कहती है कि वॉचर्स एक टाइप के क्रिएचर्स है जो हर रात हमें देखने के लिए आते हैं। वो हमसे कुछ न कुछ सीखते हैं और हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल भी हो सकते हैं और हम मारे भी जाएंगे। अब आगे सियारा मीना को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाती है और उसे बोलती है कि ऐसे बहुत सारे गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं।
दिन के समय ये सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों के अंदर रहते हैं और रात होने पे वो इन गड्ढों से बाहर आ जाते हैं। अब सियारा मीना को बताती है कि उसे इस जंगल में फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। उसका हस्बैंड जॉन इस जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है और उसे पूरा विश्वास है कि वो सही रास्ता ढूंढ लेगा और उसे इस जंगल से निकाल लेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सियारा का हस्बैंड वही जॉन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसे किसी ने गड्ढे के अंदर खींच लिया था। अब ये लोग घर आ जाते हैं और मैडेलिन मीना को इस जंगल में जिंदा रहने के लिए 3 रूल समझाती है, जिसमें पहला ये है कि रात में वो कूप का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगी, दूसरा ये है कि रात में वो मिरर के सामने अपनी पीठ नहीं कर सकती, और तीसरा ये कि दिन के समय वो गड्ढों के पास बिल्कुल नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में ही रहेगी। अब रात हो जाती है और मीना क्यूरियस होकर उन वॉचर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करती है। इसके लिए वो मिरर पे अपने कान लगाकर उन्हें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और मिरर के सामने अपनी पीठ करके सो जाती है। मीना के ऐसा करने पे वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो मिरर को जोर जोर से मारने लग जाते हैं, जिस वजह से मिरर पे क्रैक भी आ जाता है। शोर की वजह से मैडेलिन जाग जाती है और वो जल्दी से मीना को मिरर के सामने खड़े होने के लिए बोलती है। ऐसा करते ही वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है और ये रात भी कट जाती है। अब मीना इन सब से परेशान हो चुकी थी और जल्द से जल्द वो इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। अगले दिन मीना डैनियल के साथ खाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है और वो डैनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? तो डैनियल ना में जवाब देता है। मीना आगे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी कहीं न कहीं जिम्मेदार मैडेलिन ही है। शायद वो किसी वजह से हमें इस जंगल में फंसा कर रखना चाहती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। डैनियल भी इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, इस वजह से वो मीना की बात पे एग्री कर लेता है। अब मीना और डैनियल एक रस्सी लेकर उस गड्ढे के पास पहुँचते हैं। रस्सी का ऊपरा सिरा डैनियल ने पेड़ के सहारे कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरा सिरा मीना ने अपने कमर पे बांधकर उस गड्ढे में उतर रही थी। मीना डैनियल से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी खतरा महसूस हो मुझे जल्द से जल्द ऊपर खींच लेना। अंदर जाने पर मीना को उस गड्ढे के अंदर इंसानों का बहुत सारा सामान मिलता है। इन सामानों को देखकर मीना को समझ में आ जाता है कि ये उन्हीं लोगों का सामान होगा जो इस जंगल में आकर फंस चुके थे। उसे वहाँ पे एक कैमरा भी मिलता है। मीना अब ये सारा सामान रस्सी से बांधकर ऊपर भेज देती है। तभी मीना को जमीन के अंदर से उंगलियां निकलती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और डरकर चिल्लाने लगती है। तभी डैनियल जल्दी से रस्सी को नीचे फेंकता है, जिसे पकड़कर मीना बाहर आ जाती है और वो दोनों जल्दी से ही सेफ हाउस तक वापस आ जाते हैं। मैडेलिन ये सब देखकर उनसे पूछती है कि ये सामान तुम्हें कहाँ पे मिला? तो मीना उनसे झूठ बोल देती है कि ये सामान हमें जंगल से मिला है। मैडेलिन समझ जाती है कि मीना झूठ बोल रही है। वो बोलती है कि मुझे इस जंगल में रहते हुए काफी टाइम हो चुका है और मुझे पता है कि ये सामान तुम्हें जंगल से नहीं बल्कि उन गड्ढों से मिला है। मैडेलिन मीना से बार बार पूछती है कि बताओ तुमने उस गड्ढे के अंदर क्या देखा? तो मीना उसे कुछ भी नहीं बताती। मीना को उस गड्ढे के अंदर से एक कैमरा मिला था, जिसे ये लोग सीसीटीवी कैमरा बनाकर उस कूप के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाए। मैडेलिन इन लोगों को समझाती रह जाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये लोग मैडेलिन की एक नहीं सुनते। अब रात हो जाती है और ये लोग वॉचर्स के आने का वेट कर रहे थे। काफी इंतजार करने के बाद वॉचर्स तो नहीं आते, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होने वाला था। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती है और बाहर जो भी था वो सियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। सियारा को लगता है कि वो उसका हस्बैंड जॉन है, जिसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो उसे लेने आया है। सियारा जल्दी से उठकर गेट खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलिन उसे रोक देती है। वो बोलती है कि बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि वो वॉचर है, लेकिन सियारा फिर भी मैडेलिन की बात नहीं मानती। तब मैडेलिन उससे बोलती कि तुम चाहो तो उसका टेस्ट ले लो, तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानता हो। सियारा एग्री करती है और बाहर वाले इंसान से एक बुक के बारे में पूछती है, लेकिन वो इंसान इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि वो इंसान जॉन नहीं बल्कि कोई और ही है। अब ये लोग गेट नहीं खोलते तो बाहर वाला वॉचर गुस्से में आ जाता है और वो बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है और गेट को जोर जोर से पटकने लगता है। वो बाहर लगे शीशे को भी तोड़ने ही वाला होता है। अब ये लोग जल्दी से मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है और ये लोग शीशा तोड़ना बंद कर देते हैं। अब उस रात इतना कुछ हो चुका था कि मीना और डैनियल ने मैडेलिन को सब कुछ सच बताना ही सही समझा। वो मैडेलिन को बताते हैं कि वो गड्ढे में गए थे और ये सारा सामान वो गड्ढे के अंदर से ही लाए हैं, जिसे सुनकर मैडेलिन काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने एक तो रूल तोड़ दिया और साथ में इन लोगों की वजह से आज सबकी जान खतरे में भी थी। अगले दिन मैडेलिन ये सारा सामान उठाकर वापस उस गड्ढे के अंदर डाल देती है। आगे हम देखते हैं कि सियारा अब डिप्रेस्ड रहने लगी है, क्योंकि उसे अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जॉन मर चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए
इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी अपनी लाइफ को खत्म कर देगी। इसके लिए वो वॉचर्स के गड्ढे के पास जाती है ताकि वहाँ से कूदकर अपनी जान दे सके, लेकिन तभी वहाँ पे मीना आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब काफी टाइम बीत जाता है और सर्दियाँ भी आ जाती है, लेकिन अभी भी ये लोग इसी जंगल में फंसे हुए थे। लेकिन मीना को अभी भी विश्वास था कि वो इस जंगल से जरूर निकल जाएगी। वो हर रोज इस जंगल में घूमकर सही रास्ते की तलाश कर रही थी। वो एक नक्शा भी तैयार कर रही थी। उसे यकीन था कि ये नक्शा एक दिन पूरा हो जाएगा और वो इसके थ्रू इस जंगल से बाहर निकल जाएगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से ये लोग मेंटली भी काफी डिस्टर्ब हो गए। इसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पे हुआ। वो काफी गुस्सैल हो गया था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। इस वजह से वो मैडेलिन से झगड़ा भी करने लग जाता है और काफी अग्रेसिव हो जाता है और वो उसे पेड़ से बांध देता है। तभी वहाँ पे मीना और सियारा आ जाती हैं। उन्हें आता देखकर डैनियल कूप की तरफ भागने लगता है और अंदर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सियारा जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। डैनियल मैडेलिन और मीना को बाहर ही छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये लोग अंदर आने के लिए काफी दरवाजा खटखटाते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, लेकिन डैनियल दरवाजा नहीं खोलता और न ही वो सियारा को दरवाजा खोलने देता है। अब रात हो जाती है और समय हो जाता है वॉचर्स के आने का। इन लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। लेकिन तभी मैडेलिन को एक आइडिया आता है और वो मीना का हाथ पकड़ के जल्दी से उसे वहाँ से लेकर के जाती है और एक सड़े हुए पेड़ के पास जाके छिप जाती है। उस पेड़ से काफी गंदी बदबू आ रही थी। मैडेलिन का उस जगह पे छिपने का रीजन ये था कि जो वॉचर्स होते हैं उन्हें इंसानों की गंध आ जाती है। इस वजह से वो उस सड़े हुए पेड़ के पास छिपे थे ताकि उनकी गंध उस सड़े हुए पेड़ के साथ मिक्स हो जाए और वॉचर्स उन्हें ना पकड़ सकें। अब वॉचर्स का आना शुरू हो जाता है और मीना मैडेलिन के साथ ऑडियंस को भी वॉचर्स की पहली झलक दिखाई जाती है। ये लोग काफी लंबे लंबे, पतले और भयानक होते हैं। ये लोग कूप के पास इन लोगों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मीना और मैडेलिन को ना पाकर ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। अब सारे वॉचर्स दौड़कर जंगल में निकल जाते हैं इन दोनों को ढूंढकर मारने के लिए। तब मीना और मैडेलिन को टाइम मिल जाता है वापस अपने कूप में जाने के लिए। वो लोग वहाँ पे जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और इस बार डैनियल दरवाजा खोल देता है। अंदर आने पर मैडेलिन डैनियल पे काफी गुस्सा करती है और फिर वापस ये लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। इन सब के बाद मैडेलिन काफी इमोशनल हो जाती है और इन लोगों को एक सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई थी। दरअसल मैं यहाँ पे इन्हीं क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करने आई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये क्रिएचर्स परियां होती है, फेरीज होती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें देखा तो पता चला कि ये कोई फेरीज नहीं बल्कि मॉन्स्टर हैं। लेकिन ये लोग काफी अक्लमंद होते हैं और फेस भी बदल सकते हैं। मैंने जिस फेरी को देखा था उसने मेरी तरह ही अपना रूप बदल लिया था, बस उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो फेरी तो मुझे मारने भी वाली थी, लेकिन किसी तरह मैंने उसे मार दिया, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि ये हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कूप के बाहर भी इसीलिए आते हैं ताकि वो हमें ऑब्जर्व कर सके और हर रोज हमसे कुछ न कुछ सीख सके। हम जो भी काम करते हैं वो भी सेम वैसा ही काम करते हैं। अब क्रिएचर्स वापस आ गए थे और इनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अब वॉचर्स वापस आ गए थे और वो मीना और मैडेलिन को वहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वॉचर्स को पता चल चुका था कि मीना और मैडेलिन ने उन्हें देख लिया है, इसलिए अब वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो पूरे कूप को घेर लेते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोलते, जिस वजह से वो और गुस्से में आ जाते हैं और शीशे तक पे अपना हाथ मार के उसे तोड़ने लगते हैं। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे अपनी जान बचाए। तब मैडेलिन इन लोगों को बोलती है कि जल्दी से जाओ और फर्श पर से कारपेट हटाओ। डैनियल और सियारा जब कारपेट को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बंकर का दरवाजा है, जो काफी अच्छी तरीके से ऊपर से पैक कर दिया गया था, जिससे किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई बंकर भी था। सियारा और डैनियल के काफी कोशिशों के बाद वो दरवाजा खुल जाता है और ये सभी उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और बंकर बंद कर लेते हैं। काफी शॉकिंग बात थी कि काफी टाइम से ये लोग यहीं पे थे और इन लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ पे बंकर है। बंकर के अंदर जाने के बाद वहाँ का नजारा देखकर ये तो शॉक्ड ही हो जाते हैं। वहाँ पे काफी दिनों का खाना, जरूरत का सामान और भी बहुत कुछ था। जरूरत का इतना सारा सामान देखकर ये खुश तो हो जाते हैं, लेकिन ये शॉक्ड भी रहते हैं क्योंकि काफी टाइम से उन्हें इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। मीना को वहाँ पे कंप्यूटर दिखता है जिसे वो ओपन कर लेती है, इस होप से कि शायद उसे पता चल जाए कि ये जगह किसने और क्यों बनाई। कंप्यूटर ओपन तो होता है लेकिन उसमें कोई भी इंटरनेट नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे वीडियोस होते हैं। फर्स्ट वीडियो ओपन करने के बाद इन्हें ये पता चल जाता है कि ये जगह डॉक्टर मार्टी ने बनाई थी। वो एक प्रोफेसर थे और वो इन क्रिएचर्स को अच्छी तरीके से जानते थे। वो इन क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये जगह बनाई। वो लोगों को पैसे का लालच देते थे और यहाँ बुलाते थे और रात में उन्हें ऊपर ही छोड़ देते थे और खुद आकर इस बंकर में छिप जाते
जाते थे। अब जैसे ही ये वॉचर्स आते थे वो उन लोगों को मारकर खा जाते थे। आगे वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि अपनी पूरी रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि फेरीज ही थी, लेकिन ये वैसी फेरीज नहीं है जो हमें स्टोरीज में बताई जाती है। ये थोड़ी डिफरेंट है और डिमोनिक टाइप की है। काफी समय पहले ये फेरीज इंसानों के साथ ही रहती थी, लेकिन बाद में इंसानों ने इन्हें धोखा दे दिया और इन्हें इस जंगल में लाकर फंसा दिया और खुद यहाँ से चले गए। काफी समय तक जमीन में फंसे रहने की वजह से इनके जादू और पर चले गए और ये एग्रेसिव हो गए। आगे वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसी फेरी मिली जो दिन के वक्त भी गड्ढे से बाहर आ सकती थी। वो फेरी अच्छी थी, उसने प्रोफेसर को नहीं मारा, इसलिए प्रोफेसर भी उसे इस बंकर के अंदर ले आए। प्रोफेसर के साथ रहने की वजह से वो फेरी काफी कुछ सीख चुकी थी, लेकिन कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस कंप्यूटर में बहुत सारे वीडियोस थे जिसमें कुछ न कुछ बताया गया था, लेकिन मीना ये जानना चाहती थी कि लास्ट में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे लास्ट वाला वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो में प्रोफेसर काफी परेशान लग रहे थे। वो बोलते हैं कि मैंने इस जगह पे आके सबसे बड़ी गलती कर दी, अब मैं खुद को और इस फेरी को भी मार डालूंगा। लेकिन मरने से पहले प्रोफेसर यहाँ से निकलने का रास्ता बता देते हैं। वो बताते हैं कि शाम होने के बाद पक्षी जिस डायरेक्शन में उड़कर जाते हैं आपको उसी डायरेक्शन में भागना होगा। आगे एक नदी मिलेगी जहाँ पे पहले से ही मैंने बोट रखा है, उस बोट पे चढ़ के आप यहाँ से निकल सकते हो। अगर कोई भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो वो यूनिवर्सिटी जाके मेरी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने इस जगह पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जैसी दुनिया बनाना चाहता था वैसी नहीं बना पाया। मैं फेरीज और इंसानों को साथ रखना चाहता था। आज रात इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। सवेरा होने के बाद ये लोग बंकर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिस कूप में ये लोग इतने दिनों से रह रहे थे उन वॉचर्स ने इस कूप को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ना ही वहाँ पे कोई दरवाजा बचा था और ना ही कोई शीशा। इस बात से ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर रात में ये लोग यहाँ पे रहते तो इनका क्या हाल होता। अब ये लोग जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे मीना का नक्शा भी काम आता है जो पेड़ों पे उसने बना रखा था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बर्ड्स तो शाम में उड़ने वाली थी, लेकिन इनके पास शाम में उतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ से निकल पाए, इसलिए मीना अपने पैरेट को आजाद कर देती है और जिस भी डायरेक्शन में ये बर्ड उड़ता है उसी डायरेक्शन को फॉलो करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाके उन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड भी दिखाई देता है जो एक फेरी के स्केलेटन पे लगा होता है। मे बी ये रियल फेरी का ही स्केलेटन होगा। और आगे जाने पे उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखता है जिसके ऊपर अजीब सी आकृति बनी हुई थी। ये शायद फेरिस की ही आकृति थी। इन पिक्चर्स को देखकर मैडेलिन बताती है कि ये फेरिस काफी साल पहले इंसानों के साथ ही रहती थी, इंसानों का रूप बदलकर, लेकिन फिर भी ये अपने पंख नहीं छिपा पाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंसानों ने इनकी शक्ति की वजह से इन्हें आउटकास्ट मानना चालू कर दिया और वो इनसे डरने लगे थे, इसलिए वो लोग इन्हें धोखे से इस जंगल में लाकर इन्हें इन पत्थरों के नीचे कैद कर दिया ताकि वो यहाँ से बाहर ना आ सके। सदियों तक वो इन पत्थरों के नीचे फंसे रहे और जब उन्हें उन गड्ढों से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तब तक वो अपनी शक्तियाँ और पंखों को खो चुके थे। इसीलिए अगर कोई भी इंसान इस जंगल में आता है तो वो उसे फंसाकर यहीं पे रख लेते हैं और उसके तौर तरीकों को सीखते हैं ताकि वो वापस इंसानों के बीच जाकर रह सके। शाम हो चुकी थी और सारे पक्षी भी उड़ चुके थे, यानी कि अब वॉचर्स के निकलने का टाइम हो चुका था। अब फाइनली ये लोग नदी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वो बोट भी मिल जाती है जिसे प्रोफेसर ने रखा था। ये लोग बोट को किनारे तक खींच कर ले आते हैं ताकि उस पर चढ़कर जा सके। तभी हम देखते हैं कि डैनियल किसी को अपने साथ लेके आ रहा है और वो इंसान काफी घायल है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जब ये लोग ध्यान से उसे देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि वो जॉन की शक्ल में फेरी ही है। ये लोग चिल्लाकर उसे बुलाते हैं कि ये जॉन नहीं फेरी है, इसे छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो वॉचर डैनियल के सर पे अपने नाखून से कोई निशान बनाता है और उसे जान से मार देता है और ये लोग डैनियल के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अब एक खास बात इन्हें ये पता चलती है कि ये वॉचर्स नदी नहीं पार कर सकते, इसलिए ये लोग बोट पे बैठ जाते हैं और सेफली नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मीना डॉक्टर मार्टिन के यूनिवर्सिटी में पहुंचती है उनके बताए हुए रिसर्च को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो डेटा को डिलीट करती उसे एक नई बात पता चलती है कि हजारों साल पहले जब इंसान और फेरिस साथ रहते थे तो उनकी शादी भी हो जाया करती थी और इससे इनके बच्चे भी होते थे जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। मीना को यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि जो मैडेलिन इनके साथ इतने दिनों से रह रही थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर की ही वाइफ है। मीना को समझ में नहीं आता कि मैडेलिन ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। इसी बात को शेयर करने के लिए वो सियारा के पास जाती है। वो सियारा को बताती है कि जिस मैडेलिन के साथ हम इतने दिनों से रह रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर की ही वाइफ है। मैडेलिन ने हमसे ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि भेष बदल
बदलने वाली फेरी है। सियारा ये सुन के काफी हैरान हो जाती है। मीना आगे बताती है कि प्रोफेसर की वाइफ मैडलिन की काफी साल पहले ही मौत हो चुकी है लंग कैंसर की वजह से। दरअसल प्रोफेसर अपनी वाइफ मैडलिन से बहुत प्यार करते थे और वो उसके साथ हमेशा रहना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तभी उन्हें उन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चलता है। वो उसी जंगल में जाते हैं और उन्हें वही अच्छी फेरी मिलती है जो दिन में भी गड्ढे से निकल सकती थी। प्रोफेसर उन्हें अपनी वाइफ मैडलिन की फोटो दिखाते हैं और उसे अपनी वाइफ मैडलिन की तरह ही बना देते हैं। प्रोफेसर को शायद एहसास हो गया था कि वो अपनी वाइफ मैडलिन के अलावा और किसी के साथ भी नहीं रह सकते, इसलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया था। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और उसमें से सियारा उतरती है। तब मीना को एहसास होता है कि वो जिससे ये सब बातें कर रही थी वो सियारा नहीं बल्कि मैडलिन है, जिसने सियारा का भेस बदल रखा है। सियारा अंदर आती है, तब मैडलिन उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब वो मीना की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। मैडलिन इससे पहले मीना को मार देती। वो मीना को बताती है कि वो इकलौती थी जो उस पूरे जंगल में बाकी सभी फेरीज से अलग थी। बाकी सभी फेरीज सिर्फ रात में निकल सकती थी, लेकिन वो दिन में भी निकल सकती थी। वो सभी फेरीज मुझसे जलने लगी और इसी गुस्से में उन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। बाद में मुझे प्रोफेसर मार्टिन मिले जो अपनी पत्नी के जाने के गम में दुखी थे और वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते थे। तभी उनकी मुलाकात मुझसे हुई। मैं भी खुद एक फैमिली की ही तलाश में थी। तब प्रोफेसर मुझे अपने साथ उस बंकर में ले आए और उन्होंने अपनी पत्नी का रूप मुझे दे दिया। बाद में प्रोफेसर को लगने लगा कि अब मैं उनकी पत्नी की तरह नहीं बन सकती, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैडलिन आगे बताती है कि उसे उस जंगल से निकलने का रास्ता बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे फंसे लोगों को सही रास्ता नहीं बताती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग वहाँ से चले जाए। वो उनके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती थी। मीना को ये सब सुन के मैडलिन के लिए काफी बुरा लगता है। वो मैडलिन को बोलती है कि तुम अलग नहीं बल्कि तुम तो सबसे खास हो। तुम एक हाइब्रिड हो, यानी कि आधी इंसान और आधी फेरी। तुम इंसानों के साथ भी रह सकती हो और फेरिस के साथ भी रह सकती हो। यही वजह है कि तुम उस जंगल से निकल पाई और उस नदी को पार करके यहाँ पे आ सकी। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी तरह हाइब्रिड है। उन्हें भी एक फैमिली की जरूरत है। तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। उनके साथ साथ तुम्हें भी एक फैमिली मिल जाएगी और तुम लोग आराम से एक फैमिली की तरह रह सकते हो। फिर अचानक से मैडलिन के पंख और जादू वापस आ जाते हैं और वो वहाँ पे मीना को छोड़कर उड़ जाती है। स्टोरी कुछ हफ्तों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे मीना अपनी ट्विन सिस्टर लूसी के पास गई होती है। मीना उस जंगल और फेरी वाले इंसिडेंट के बाद काफी डर गई थी। इस वजह से वो अपनी सिस्टर लूसी के पास ही रहना चाहती थी। मीना उसे सब कुछ बता देती है और वो बोलती है कि उसे लगता है कि वो फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है। लूसी उसे बोलती है कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये दोनों बहनें खुशी से बातें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक बच्ची खड़ी हुई है जो इनके ऊपर नजर रखी हुई है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि मैडलिन ही है, जिसने एक बच्ची का रूप ले रखा है और वो इनके ऊपर नजर रख रही है। मैडलिन मीना पे नजर शायद इसीलिए रखी होगी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि वो मीना या लूसी किसी एक को मार दे और वो उसकी जगह ले ले ताकि उसे भी एक फैमिली मिल जाए। अब ऐसा होता है या नहीं ये हमें तभी पता चलेगा जब इस मूवी का पार्ट 2 बनेगा। खैर ये मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है। मैंने इस मूवी के हर डिटेल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।